क्लास 12 यूपी बोर्ड के विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का प्रमोद साइंस क्लासेस के एक नए वीडियो में। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी 21 फरवरी को इतिहास का पेपर देने वाले हैं प्यारे बच्चों, उनके लिए हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट वायरल पेपर लेकर आए हुए हैं। प्यारे बच्चों, यदि आप इस पेपर को हल कर लेते हैं तो मैं इस बात की गारंटी करता हूँ कि आप सब हिस्टोरी में प्यारे बच्चों 95 अंक जरूर लाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस पूरे पेपर का सलूशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं जो पेपर कोड है वो 399 HG है। मेरे प्यारे बच्चों, सेम यही पेपर कोड आप सभी को 21 फरवरी के आपके बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को यहाँ पर अपना अनुक्रमांक और यहाँ पर अपना नाम दर्ज करना होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो आप सभी का पूर्णांक होने वाला वो 100 नंबर का होगा और आप सभी को जो बोर्ड एग्जाम में समय मिलेगा वो 3 घंटे 15 मिनट मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए निर्देश दिया गया है, इसे पढ़ते हैं। निर्देश कराए प्यारे बच्चों कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर पहला निर्देश दूसरा है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक है, यानी सभी प्रश्नों आप सभी को करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए तीसरा निर्देश क्या करा है कि इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है। ठीक है, खंड क में प्यारे बच्चों 10 बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड ख में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। खंड ग में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न है और खंड घ में 3 विश्व उत्तरीय प्रश्न हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर खंड ग में 10 ऐतिहासिक तिथियों 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर अगला जो है चौथा वाला निर्देश करा है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने क्या है अंकित किया गया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम यहाँ पर खंड अ के प्रश्नों को हल करते हैं, जो कि खंड अ में आप सभी को MCQ क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर पहला MCQ क्वेश्चन करा है कि द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के लेखक कौन है। ऑप्शन है SN राय, B है RD बनर्जी, C है MS वत्स और D है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी के जो लेखक है वो SN राय हैं। ठीक है, SN राय हैं। तो ऑप्शन नंबर A यहाँ पर क्या है राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पर अगला दूसरा वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कराए कि जेम्स प्रिंसेप ने अशोक को उसके उपनाम प्रियदर्शी को कब पहचाना। मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन है 1835 ईस्वी में, B है 1836 ईस्वी में, C है 1837 ईस्वी में और D है 1838 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है 1837 ईस्वी में। जहाँ पर ऑप्शन नंबर यहाँ पर C क्या है राइट आंसर है। ठीक है, अगला यहाँ पर आंसर क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कराए कि आलमगीरनामा लिखा था। ऑप्शन ए अबुल फजल ने, B है लाहौरी ने, C है मोहम्मद वारिज ने और D है मोहम्मद काजिम ने। तो मेरे प्यारे बच्चों, आली जो गिरनामा है उसके जो लेखक हैं वो मोहम्मद काजिम हैं। कौन है? तो मोहम्मद काजिम ने क्या किया था, आलिम गिरनामा को लिखा था। ठीक है, अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों चौथा वाला क्वेश्चन करा है कि अल बरूनी ने तारीख एक हिंद की भाषा में लिखी थी। ऑप्शन है अरबी, B है उर्दू, C है फारसी और D है तुर्की। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर A है, यानी अरबी में लिखा था। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों आप सभी को इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि इसी तरीके से हम आप सभी का सभी विषयों का प्यारे बच्चों मॉडल पेपर का सलूशन हम इस चैनल पर कराएंगे। ठीक है, अगला यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि सरकार ने कब दक्कन कृषि राहत अधिनियम 1879 के माध्यम से महाजनों के खिलाफ कुछ संरक्षण प्रदान किए। ऑप्शन है 1879 ईस्वी में, B है 1880 ईस्वी में, C है 1881 ईस्वी में और D है 1882 ईस्वी में। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर A है 1879 ईस्वी में। ठीक है, इसी तरीके से अगला यहाँ पर छठवां क्वेश्चन करा है कि अधिकतर लोग नंगे रहते थे, केवल शरीर के बीच भाग में चारों ओर एक वस्त्र लपेटे रहते थे। यह किसने लिखा है। ऑप्शन है मनुची ने, B है टेरी ने
और सी है ट्रेविनर ने और डी है राल्फ फ्रिंच ने। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है, यानी राल्फ फ्रिंच ने इसको लिखा था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन है यहाँ पर करा है कि संथाल आंदोलन किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है प्यारे बच्चों जनजाति आंदोलन से, बी है मी कृषक आंदोलन से और सी है मजदूर आंदोलन से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों संथाल आंदोलन जो है वो जनजाति आंदोलन से संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। मेरे प्यारे बच्चों यदि आप सब अभी वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर 8वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, किराए की सहायक संधि लागू करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है। प्यारे बच्चों ऑप्शन है यहाँ पर कर्जन, बी है वेलेजली और सी है कार्नवालिस और डी है हेस्टिंग्स। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है वेलेजली को क्या है इसका श्रेय दिया जाता है। अगला यहाँ पर 9वां क्वेश्चन करा है कि निम्न में से कौन सा आंदोलन गांधी से संबंधित नहीं था। मेरे प्यारे बच्चों असहयोग आंदोलन ये भी गांधी जी का आंदोलन था और यहाँ पर ये जो सबने अवज्ञा आंदोलन है ये भी गांधी जी का आंदोलन था और यहाँ पर भारत छोड़ो ये भी गांधी जी का आंदोलन था। तो पूछ रहा है कौन आंदोलन नहीं था, तो मेरे प्यारे बच्चों होम रूल आंदोलन ये गांधी जी के आंदोलन से संबंधित नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों क्वेश्चन करा है 10वां का कि संविधान कब पूर्ण रूपेण हुआ, यानी संविधान पूर्ण रूपेण मतलब संविधान कब लागू हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों संविधान जो है वो क्या है ऑप्शन 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या है, राइट आंसर है। अब आते हैं प्यारे बच्चों हम सब खंड ख की ओर, जिसमें प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर अति लघुत्तरीय प्रश्न दिया गया है। ठीक है, जो कि 2-2 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी का पहला करा है यानी 11वां का क्वेश्चन करा है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस संत के शिष्य थे। तो इसका उत्तर लिखेंगे प्यारे बच्चों आप सब कि चंद्रगुप्त मौर्य जैन संत आचार्य भद्रबाहु के शिष्य। चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम वर्षों में जैन धर्म की दीक्षा ली थी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों इस तरीके से आप सभी को इस पेपर को सलूशन करके जाना है। यदि आप इसका PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाइए, वहाँ से पेपर का PDF डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, अगला है प्यारे बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन 12वां का कहा है कि भारतीय उपम द्वीप के नगरों की इब्न बुतुता द्वारा वर्णित किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो प्यारे बच्चों इसका लिखेंगे न कि इब्न बतूता द्वारा वर्णित भारतीय उपमहाद्वीप के नगरों को 2 विशेषताएं निम्नवत है। कौन कौन सी हैं, तो लिखेंगे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला यहाँ पर लिखेंगे कि अधिकांश शहरों में भीड़ भाड़ वाली सड़कें थी। दूसरी विशेषता यहाँ पर है कि शहरों में चमक दमक लाने वाले रंगीन बाजार थे जिनमें अनेक प्रकार की वस्तुएं उपलब्ध होती थी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को इतना ही आंसर देकर आना है अपने बोर्ड एग्जाम में। प्यारे बच्चों सभी क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जरूर जाना है। ठीक है, अगला यहाँ पर 13वां क्वेश्चन करा है कि अपमुक्त मूल्यद नामक तेलुगु साहित्य की रचना किसने और किस काल में हुई। तो प्यारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे कि अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु साहित्य की रचना विजयनगर सम्राट के महान शासक कृष्णदेव राय के समय हुई थी। इसकी रचना स्वयं कृष्णदेव ने किया था। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर 14 वाला क्वेश्चन करा है कि खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई क्या थी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर लिखेंगे उत्तर कि खेतिहर समाज की बुनियादी इकाई गांव थी जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वे सभी काम करते थे जिससे फसल की पैदावार होती थी, जैसे ज़मीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई करना। ये क्या था, बुनियादी इकाई थी प्यारे बच्चों। ठीक है, अगला यहाँ पर 15वां वाला क्वेश्चन करा है कि गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचिका प्रस्ताव का विरोध क्यों किया।
मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर लिखेंगे कि गांधी जी का विचार था कि वे अस्पृश्यों के पृथक निर्वाचिका का प्रावधान करने से उनकी दासता स्थायी रूप से धारण कर लेगी और अस्पृश्य सदैव अस्पृश्य ही बने रहे। इसलिए गांधी जी ने उनके लिए पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव का विरोध किया। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों आप सभी को आंसर अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। इस तरीके से लिखते हैं तो आप सभी को पूरे मार्क्स मिलता है। ठीक है, अगला यहाँ पर प्यारे बच्चों आप सभी का खंड ग स्टार्ट होता है, जिसमें आप सभी का लघु उत्तरीय प्रश्न है जो कि पूरे 5 नंबर आप सभी को दिलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर प्यारे बच्चों का है 16वां क्वेश्चन कि उद्देश्य प्रस्ताव में किन आदर्श पर जोर दिया गया था। तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर लिखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान के सभा के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जिसे उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, जिसके अनुसार संविधान निर्माण के कार्य को आगे बढ़ाया जाना था। उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित आदर्शों पर जोर दिया गया। प्यारे बच्चों कौन कौन सा आदर्श है तो यहाँ पहला है कि उद्देश्य प्रस्ताव में भारत को एक स्वतंत्र स्वप्रभु गणराज्य घोषित किया गया। ठीक है, दूसरा एक नागरिकों को न्याय समानता और स्वतंत्रता का आश्वासन दिया गया। ठीक है, तीसरा यहाँ पर है प्यारे बच्चों कि अल्पसंख्यक पिछड़े और जनजातीय क्षेत्रों में दमित और यानी दलित एवं अन्य पिछड़े वर्गों के पर्याप्त रक्षात्मक प्रावधान किए जाने पर वचन दिया गया। ठीक है, चौथा है कि जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर जोर दिया हमें अतीत में हुए उन ऐतिहासिक प्रयोगों जिसमें अधिकारों से ऐसे दस्तावेज तैयार किया गया था कि सफलताओं को से सीखना है और उनकी विफलताओं से बचने का प्रयास करना है। ठीक है, यहाँ पर प्यारे बच्चों 17वां क्वेश्चन कह रहा है क्या आप इस बात से सहमत हैं कि हड़प्पा सभ्यता के शहरों की जल निकास प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। अपने उत्तर के कारण बताइए। मेरे प्यारे बच्चों इसका आंसर आप सभी को अपने हिसाब से लिखना है। तो यहाँ पर करा है कि हड़प्पाई नगरों की स्थापना वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित ढंग से की गई थी। हम इस कथन से पूर्ण रूप से सहमत हैं। ठीक है, कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की जल और आगे लिखेंगे कि निकासी प्रणाली नगर योजना की ओर संकेत करती है। अपने उत्तर की पुष्टि हम निम्नवत कारण प्रस्तुत कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहला करेंगे कि प्रत्येक घर में पक्की ईंटों से बनी छोटी नालियाँ होती थी जो स्नान घरों तथा शौचालय से जुड़ी होती थी। इनके द्वारा घर का जो गंदा पानी पास में गली में बनी हुई मध्य में आकर निकास नलियों तक पहुँच जाता था। ठीक है, अगला यहाँ पर है कि मध्य आकार वाली नलियाँ बड़ी सड़कों के साथ बने हुए नालों के में मिलती थी। सामान्यतः नलियाँ लगभग 9 इंच चौड़ी और 1 फुट गहरी होती थी, किंतु इससे कुछ दोगुनी बड़ी होती थी। ठीक है, तीसरा यहाँ पर लिखेंगे प्यारे बच्चों कि नालियों की पक्की ईंटों से बनी तथा ढकी होती थी। उनमें थोड़ी दूरी पर हटाने वाले पत्थर लगे होते थे ताकि आवश्यकता अनुसार उन्हें हटाकर नालियों की सफाई की जा सके। ठीक है, इसी तरीके से अगला यहाँ पर चौथा पॉइंट है कि ऐसा लगता है कि पहले नालियों के साथ गलियों का निर्माण किया गया था और फिर उनके अगल बगल घर बनाया गया था, क्योंकि घरों की नालियाँ को गलियों की नालियों में जोड़ने के लिए प्रत्येक घर कम से कम एक दीवार का गली एक साथ सटा होना आवश्यक था। ठीक है, 5वां पॉइंट इसमें लिखेंगे कि मल जल निकासी के मुख्य नालों पर थोड़ी दूरी पर आयताकार हौदियाँ बनी थी। नालियों के मोड़ों पर 3 कोनों ईंटों का प्रयोग किया जाता था। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप सभी का 18वां क्वेश्चन करा है कि वैश्यवाद की पूजा पद्धतियों का वर्णन कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे यहाँ पर कि वैश्यवाद हिंदू धर्म का एक संप्रदाय है जिसमें मुख्य देवता भगवान विष्णु हैं। उनके अलावा वैष्णव लोग विष्णु भगवान के अवतार मत्स्य कूर्म विराह वामन परशुराम राम कृष्ण की पूजा करते हैं। हालांकि वैष्णव अपने दर्शन के मुख्य रूप से एकेश्वरवादी, फिर भी वे शिव ब्रह्मा और
शक्ति की उपासना करते हैं। वैष्णव आमतौर पर अपने माथे पर और कभी कभी अग्रभाग पर बीच में एक अद्वितीय बी आकार का तिलक लगाते थे, जो विष्णु भगवान के चरणों को दर्शाता था। ठीक है, यहाँ पर 19वां क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, कह रहा है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का भारतीय ऐतिहासिक का क्या महत्व है। मेरे प्यारे बच्चे इसका आंसर लिखेंगे कि 1857 ईस्वी में अंग्रेज के विरुद्ध भारतीयों के रोष एवं सशस्त्र विद्रोह के रूप में फूटा, जिसमें भारतीय सेना की मेरठ स्थित छावनी के सैनिक, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और बाजीराव द्वितीय के दस्तक पुत्र नाना साहब, तात्या टोपे, अवध की बेगम, महल जगदीशपुर के कुंवर सिंह सहित अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने भाग लिया था। मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय ने भी इस स्वतंत्रता संग्राम के लिए अपील थी। यद्यपि यह विरोध शीघ्र ही दबा दिया गया क्योंकि यह एक असंगठित और अनियोजित प्रयास था। ठीक है, आगे है कि और इसे जनता के व्यापक समर्थन प्राप्त न था, तथापि यह इस संग्राम की भारतीय स्वतंत्रता एक ऐतिहासिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। ठीक है, यहाँ पर अगला 20वां वाला क्वेश्चन करा है कि किन्हीं 4 महाजन पदों का उल्लेख कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे कि बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म के आरंभिक ग्रंथों के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यद्यपि इन ग्रंथों में उपलब्ध महाजनपदों के नाम भी सूची में एक जैसी नहीं है, किंतु वाजिश, मगध, कोशल, कूर, पंचाल, गंधार और अवंती जैसे महत्वपूर्ण महाजनपद का उल्लेख भी ग्रंथों में मिलता है। महाजनों के विशिष्ट अवलक्षण निम्नवत दिए गए हैं। क्या दिया गया है, नीचे देखिए, पढ़ते हैं। पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे प्यारे बच्चों कि इन 16 महाजनपदों में से कुछ गणराज थे और कुछ राजतंत्र थे। वज्जी, कुल, मल्ल और सुरसेन आदि गणराज थे। मगध, वर्ष, अवंती तथा कौशल सुप्रसिद्ध राजतंत्र थे। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से अगला दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि गणराज्यों में जनता के प्रतिनिधि शासन करते थे और राजतंत्र में वंश क्रमागत राजा राज करते थे। कुछ गणराज अनेके राज्यों के संघ थे। उदाहरण जैसे वाजी गणराज 8 राज्यों का एक संघ था। ठीक है, यहाँ पर तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि अधिकांश महाजनपदों में राजतंत्र प्रणाली का प्रचलन था। राजा का पद पैतृक एवं सर्वोच्च था और सभी शक्तियाँ उसके हाथों में केंद्रित थी। ठीक है, यहाँ पर चौथा पॉइंट लिखेंगे कि प्रत्येक महाजनपद एक किलेबंद राजधानी होती थी। बाह्य आक्रमणों से रक्षा के लिए राजधानियों के किलेबंद करना नितांत आवश्यक था। किलेबंदी के समतल शासक को सुचारू रूप से चलाने में भी सहायता मिलती थी। इस तरीके से प्यारे बच्चों, आप सभी को सभी क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, यहाँ पर अगला 21वां क्वेश्चन करा है कि ग्रामीण बंगाल के बहुत से इलाकों में ज़्यादातर एक ताकतवर हस्ती क्यों था। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे कि 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों की एक महत्वपूर्ण विशेषता ग्रामीण बंगाल से घने किसानों, जिन्हें जोतदार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, निम्नलिखित कारणों ने उनकी शक्ति के विकास में योगदान दिया। ठीक है, तो यहाँ पर पहला इसमें पॉइंट लिखेंगे कि जोतदार के पास जमीन के विशाल रकबे थे। कुछ जोतदार के पास तो हजारों एकड़ भूमि थी, जिसके परिणाम स्वरूप उनकी आर्थिक एवं सामाजिक सत्ता में अत्यधिक वृद्धि हो गई थी। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि स्थानीय व्यापार एवं साहूकारी के कारोबार पर जोतदार का नियंत्रण स्थापित था। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र के गरीब काश्तकार और उनकी व्यापक शक्ति भयभीत रहते थे। ठीक है, यहाँ पर अगला तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें कि वे अपनी भूमि के एक विशाल भाग पर बटाईदारों, जिन्हें अधियार या अथवा बरगादार भी कहा जाता है, से खेती करवाते थे। बटाईदार एक प्रकार से जोतदार के अधीन होते थे। वे खेत में काम करते और फसल के बाद उत्पादन का आधा भाग जोतदार को देते थे। ठीक है, यहाँ पर चौथा पॉइंट इसमें लिखेंगे
कि जोतदार गांव में ही रहते थे। गांव वासियों के पृथक संपर्क में रहने के कारण गरीब गांव वासियों का एक विशाल भाग उनका नियंत्रण स्थापित होता था। 5वां पॉइंट लिखेंगे कि जोतदार गांव में जमीन के लगान वृद्धि के प्रयासों का विरोध करते थे। वे जमींदारी अधिकारियों को अपने लगान वृद्धि को लागू करने से संबंधित कर्तव्यों का पालन नहीं करने देते थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सभी को आप सभी को अपने बोर्ड एग्जाम में लिख कर आना है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों आप सभी का यहाँ पर खंड घ स्टार्ट होता है, जिसमें प्यारे बच्चों आप सभी के विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जो कि प्यारे बच्चों पूरे 10 नंबर के हैं। मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को इस क्वेश्चन को मेरे प्यारे बच्चों रटना नहीं है। इन क्वेश्चनों को प्यारे बच्चों अपने हिसाब से, अपने मन से प्यारे बच्चों आप सभी को बना बना कर लिखना है। प्यारे बच्चों ये 10 नंबर का है। इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को 5 से 6 पेज में आप सभी को प्यारे बच्चों देना है। 5 से 6 पेज का मतलब हो गया प्यारे बच्चों कि प्यारे बच्चों आप सभी को 3 से प्यारे बच्चों 4 पन्ने में आप सभी को इसका आंसर लिखना होगा। ठीक है, तब जाके प्यारे बच्चों आप सभी के पूरे 10 नंबर मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों इन क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट मान लीजिए, या फिर इस पेपर का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां जाकर प्यारे बच्चों इस पेपर का PDF आप डाउनलोड कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों इस पूरे पेपर का PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दिया हूँ। ठीक है, तो वहां पर जाइए और इस पेपर का PDF डाउनलोड करके इस पेपर को हल जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हम इसी तरीके से आप सभी के बोर्ड एग्जाम तक आपका हेल्प करते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।